हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ड्राइव किया था। तो इसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था और हमारा रिजल्ट आया था E = λ/2πε0 r। आज हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपके पास एक इनफाइनाइट एरिया का सीट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसे समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक इनफाइनाइट एरिया का सीट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस सीट से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। ऐसा ही आर डिस्टेंस पे इस साइड भी होगा, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। अब बिकॉज हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो वो कैसा सरफेस होगा? तो मान लीजिए एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे निकल रहा है। उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? यहाँ से r और यहाँ से भी r, तो टोटल लेंथ हो गई उसकी 2r। तो 2r लेंथ का और a क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे मान लीजिए ये, तो सिलेंडर यहाँ से गया और यहाँ से निकला, ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। तो देखिए जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये हमारी एक इनफाइनाइट लेंथ की सीट थी, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो आर डिस्टेंस पर यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो हमने क्या करा, आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे इनसे होता हुआ हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ले लिया है और वो सिलेंडर जो है इसको, जो आपकी सीट है, सीट को इंटरसेक्ट करते हुए पार निकल रहा है। अच्छा, इसका हमने एरिया मान लिया है ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा। अब ये डेरिवेशन पिछले डेरिवेशन जैसा ही हो रहा है। तो वहाँ पर भी हमने एक सिलेंडर लिया था गॉसियन सरफेस और उस गॉसियन सरफेस के 3 पार्ट लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वैसा ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है जो फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर फर्स्ट पार्ट। ये इसका जो कर्व्ड सरफेस आएगा वो है इसका सेकंड पार्ट या सेकंड सरफेस, और ये फिर फ्लैट जो सरफेस आएगा जिसका एरिया ए है वो थर्ड है। तो सबसे पहले हमने इस पे एक एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए। तो डी ए वैक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी आउटवर्ड होता है, तो ये ई की डायरेक्शन हो गई। तो इस केस में जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए थीटा कितना होगा? ई और डी ए के बीच का एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। अब सेकंड सरफेस की बात करें, सेकंड सरफेस ये है कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में देखिए यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये हो गई और जो सरफेस में हमने एरिया एलिमेंट डी ए लिया था उसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो सेकंड सरफेस के लिए थीटा = 90 डिग्री। थर्ड सरफेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी इधर ही होगा और यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट लिया तो इसका डी ए वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री अगेन। अब हमने इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है। तो डी ए ऑफ सरफेस फर्स्ट, तो फर्स्ट सरफेस के लिए d∅1 = E.dA। अब इसका फॉर्मूला खोलें, E.dA cos थीटा। अब फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा 0 है तो ये आएगा E.dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो E.dA। सरफेस सेकंड के लिए देखिए d∅2 = E.dA, तो E.dA cos
सेकेंड सरफेस के लिए एंगल था 90 डिग्री, बिकॉज ई इस डायरेक्शन में था, डी ए परपेंडिकुलर था उसके, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया। सरफेस थर्ड के लिए देखिए, डी फाई 3 इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ई डी ए एंगल था, इसके लिए भी 0 डिग्री है, तो ई डी ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ई डी ए। तो यानी कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो नहीं निकलेगा, 0 आ रहा है। तो फ्लक्स किससे बन रहा है हमारा, एक ये फर्स्ट सरफेस से और ये सेकंड सरफेस, जो सर्कुलर हैं जिनका एरिया ए है। तो अब इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस, तो फाई इक्वल टू, पहले तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3, ये ऐड करके तीनों एरिया एलिमेंट से जितना फ्लक्स बना वो निकला। अब एरिया एलिमेंट से नहीं, हमने तो इस पूरे एरिया से निकालना है, पूरे कर्व्ड सरफेस से निकालना है, पूरे इस एरिया से निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे अब, क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई 1 डी फाई 2 डी फाई 3 की वैल्यू वहाँ से पुट करें, तो ई डी ए प्लस 0 प्लस ई डी ए, तो देखिए ये हो गया 2E डी ए ऐड हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कहा था जो ये सीट है, सीट से r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिए थे, इन ये पॉइंट जो थे r डिस्टेंस पे थे, यहाँ जो पॉइंट थे r डिस्टेंस पे, तो इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, तो 2E बाहर आया, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ये आ रहा फाई, इक्वेशन 1। अब हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस से जितना भी, गॉसियन सरफेस ने जितना भी चार्ज घेर रखा है उसका 1/ε0 टाइम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू Q/ε0। तो इस फाई की जगह अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई इक्वल टू Q/ε0। अब Q की जगह क्या आएगा, हमको पता है इस सरफेस पे Q चार्ज था, इस टोटल सरफेस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, और यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। तो यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है तो इतने एरिया में, इतना एरिया ही तो इस गॉसियन सरफेस ने इस सीट का घेर रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एरिया ए ही तो गॉसियन सरफेस ने सीट का घेर रखा है, जैसे हमने इसमें भी दिखाया था आपको। ये देखिए गॉसियन सरफेस ऐसे गया था, यहाँ से ऐसे गया था, ऐसे निकला था, तो ए एरिया उसने घेर रखा है सीट का, और यूनिट एरिया में चार्ज होता है सिग्मा, तो इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा ए। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए अपॉन ε0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बिकॉज सिग्मा इक्वल टू Q/A, तो यहाँ से Q आ गया सिग्मा इंटू ए, तो ये फाई इक्वल टू इतना। अच्छा, ये जो क्लोज इंटीग्रल डी ए है, क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू, क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब है ये जितने भी एरिया हैं ऐसे, डी ए एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, जितने भी एरिया एलिमेंट्स बनेंगे इस सरफेस पे, इस फ्लैट सरफेस पे सर्कुलर, उनका समेशन, तो उसका सम करके क्या आ जाएगा, इसका टोटल एरिया, और इसका टोटल एरिया कितना होता है। अब पाई आर स्क्वायर ना लगाएं, क्योंकि इसका एरिया हमने शुरू में ही मान रखा है ए, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू फाई की, ये वैल्यू और क्लोज इंटीग्रल डी ए की ये वैल्यू, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, फाई की जगह हम ये लिखने हैं, सिग्मा ए अपॉन ε0 इक्वस टू 2E,
और क्लोज इंटीग्रल डी ए की जगह आएगा ए। अब देखिए ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक इनफाइनाइट शीट थी आपके पास, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखकर एक बात और पता चल रही है। जैसे इस फॉर्मूले में देखिए, आर डिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था तो वो आर पे डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा लीनियर चार्ज की वजह से, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस आर पर डिपेंड ही नहीं करता है। ये सीट इतनी बड़ी है कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं करता है, ये पता चला हमें। और फॉर्मूला निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट चार्ज सीट। और डिफाइन करना चाहें तो उसके यूनिट एरिया में जितना चार्ज है उसे हमने सरफेस।